हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनजीआरबीसी प्रिंसिपल 9 प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल 1 देखा था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल 2। तो प्रिंसिपल 2 है बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मैनर दैट इज सस्टेनेबल एंड सेफ। इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस है वो उसके जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो बहुत ही सस्टेनेबल हैं और वो सेफ है फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ओके, तो इसका फर्स्ट कोर एलिमेंट क्या है? दैट बिजनेसेस शुड इन डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज endeavor to ensure that resource efficient and low carbon process and technologies are deployed to minimize adverse environmental and social impact। इसका मतलब कि बिजनेस के जो भी प्रोसेस या टेक्नोलॉजीज हैं रिलेटेड टू उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज वो बहुत ही रिसोर्स एफिशिएंट होने चाहिए, यानी जितने कम से कम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज से उनका मटेरियल, उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज बन सके वो उतना रिसोर्स एफिशिएंट होने चाहिए, और बहुत ही लो कार्बन प्रोसेस या टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वो ये डिप्लॉय कर सकें कि जो भी इन्वायरमेंटल या सोशल इफेक्ट है उनके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज के वो बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल जो है वो डिजाइन करते वक्त, प्रोड्यूस करते वक्त या अवेलेबल कराते वक्त फॉर द कंज्यूमर्स, बिजनेसेस को ख्याल रखना है कि उनके प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजीज जो हैं वो रिसोर्स एफिशिएंट हो एंड लो कार्बन प्रोसेसेस हो। इसके बाद businesses should provide stakeholders across the value chain with adequate information about environmental and social issues and impacts across product life cycle from design to disposal. This may be done through appropriate and relevant tools such as certification, labels, ratings and other communication and disclosures platform including reports, website, etc. इसका मतलब ये है कि बिजनेस को उनके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल करने के बाद, उन्होंने मोस्टली वो जो लाइफ साइकिल है उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन टू डिस्पोजल। तो डिजाइन टू डिस्पोजल लाइफ साइकिल असेसमेंट करने के बाद अगर उन्हें ये पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट का कोई भी इन्वायरमेंटल या सोशल इशू या इम्पैक्ट है, तो उन्हें वो इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वैल्यू चेन सारे स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज के लाइफ साइकिल असेसमेंट के बाद अगर उन्हें पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट का कोई भी इन्वायरमेंटल या सोशल इम्पैक्ट है जो कि नेगेटिव है, तो उन्हें वो अपने स्टेक होल्डर को इमीडिएटली फेयरली मैनर में बताना चाहिए। किसी भी तरह से बता सकते हैं और किसी भी वो कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, next is businesses should increasingly take responsibility for safe collection, reuse and recycling of their products at life so as to build a circular economy as a part of notion of extended producer responsibility that is increasingly becoming a part of regulation in India and globally। तो इसमें दो बात हो रही है। फर्स्ट चीज है कि बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को सेफली कलेक्ट करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना या सेफली डिस्पोज करना, इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस को खुद लेना चाहिए ताकि वो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सके या सर्कुलर इकोनॉमी को अपने सिस्टम में बिठा सके। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है ये हम लोग को इसके बारे में सेपरेटली बात करनी पड़ेगी, बट अगर इन नट एंड शेल बोले तो सर्कुलर इकोनॉमी इज अ वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है विच इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पहली बात वो मोस्टली दो जगह पे एप्लीकेबल होती है, दो प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर तुम या अगर बिजनेस जो है वो प्लास्टिक इंक्लूडिंग पैकेजिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, और या तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो पैकेजिंग या प्लास्टिक वेस्ट जो होता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, ये दोनों बिजनेस जो होते हैं इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में भी एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि जो भी उनका वेस्ट कलेक्शन प्लान है वो इन लाइन विद सेंट्रल सीपीसीबी है, बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो भी नियम कानून बनाए हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उनका वेस्ट, उस कंपनी का बिजनेस का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान उसी से इन लाइन है और वो उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को सबमिट भी करते हैं
to pollution control board. Okay, so these are the three things जो इस प्रिंसिपल के लिए वैलिड है. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. प्रिंसिपल 2 क्या है? प्रिंसिपल 2 है कि बिजनेस जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी बिजनेस की जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो बहुत ही सेफ और सस्टेनेबल होने चाहिए. इसके 3 कोर एलिमेंट है. सबसे पहले कि बिजनेस जो भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो रिसोर्स एफिशिएंट एंड लो कार्बन प्रोसेस होने चाहिए. सेकेंड, कि अगर लाइफ साइकिल असेसमेंट के थ्रू बिजनेस को पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट के कुछ इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट है, तो वो उन्हें अपने स्टेक होल्डर्स को बहुत ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कम्युनिकेट करना चाहिए. तीसरा, कि बिजनेस को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को सेफली कलेक्ट कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर उनकी कंपनी जो है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो उन्हें ये भी मेक श्योर करना है कि वो ईपीआर को भी फॉलो कर रहे हैं या एडहेयर कर रहे हैं. ओके, दीज आर द एसडीजीज जो इस प्रिंसिपल से इनलाइन है. एसडीजी 2 जी यानी कि जीरो हंगर, एसडीजी 6 विच इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एसडीजी 7 विच इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एसडीजी 8 विच इज डिसेंट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एसडीजी 10 विच इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, एसडीजी 12 is responsible consumption and production, SDG 15 is life on land, SDG 14 is life below water and SDG 13 is climate action. इसमें बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए सोशल और इन्वायरमेंट के बहुत सारे एसडीजी इसमें ऑटोमेटिक इनलाइन हो जाते हैं. और वो जैसे ही इनलाइन हो जाते हैं तो 2-3 मोर, फॉर एग्जांपल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इनलाइन हो जाता है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज भी इनलाइन हो जाता है एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी इनलाइन हो जाता है. कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज प्रिंसिपल 3, जो कि बात करता है एम्प्लॉय के वेलबींग की. ठीक है, तो इसमें क्या है? बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज इन देयर वैल्यू चेन. मतलब बिजनेस को अपनी कंपनी में तो उनके एम्प्लॉयज और वर्कर्स के वेलबींग, हेल्थ और सेफ्टी के का ख्याल रखना चाहिए. ऑल्सो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी वैल्यू चेन में भी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो उनके एम्प्लॉय के वेलबींग को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कोर एलिमेंट. फर्स्ट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट द बिजनेस कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज and that there are system and processes in place to enable this to be done by its value chain as well. मतलब कि बिजनेस को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनका खुद का बिजनेस जो है उसके पास प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैं टू एंश्योर कि उनके एम्प्लॉय का वेलबींग जो है वो सारे या उनका एम्प्लॉय के वेलबींग के अकॉर्डिंग उनके पास सारे रिक्वायरमेंट हैं. एंड ऑल्सो उन्हें ये अपने वैल्यू चेन पार्टनर तक भी प्रमोट करना चाहिए. Next is business should ensure equal opportunity at the time of recruitment, during the course of employment and at the time of separation without any discrimination. So the key word is equal opportunity, means business को ये ensure करना चाहिए कि वो अपने हर स्टेज में जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉयज है या जो भी कैंडिडेट है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, एज, जेंडर, एथनिटी या एनीथिंग. किसी भी बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो. रिक्रूटमेंट के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे या जब वो एम्प्लॉय लीव कर रहा है उस टाइम पे या एम्प्लॉय जो कंपनी छोड़ रहा है उस टाइम पे आप कभी भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो. आपको ये मेक श्योर करना है. कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट के टाइम पे किसी कंपनी में ये बोल देना कि इसमें वो विमेन को नहीं लेंगे, या उन्हें ये बोल देना कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसमें नहीं आएंगे, या फिजिकली या डिफरेंटली एबल्ड पीपल इसमें नहीं होंगे. ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता है. या प्रमोशन के टाइम पे सेम स्किल सेट और सेम एजुकेशन में मैन को प्रमोशन देना बट वीमेन को नहीं देना इज डिस्क्रिमिनेशन. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और व्हेन एम्प्लॉयज आर लीविंग द कंपनी उस टाइम पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं. तो बिजनेस को ये इंश्योर करना है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सबके लिए. Next is businesses should promote and respect the right of freedom of association, participation of workers and collective bargaining of all employees, including contract and casual labor, and provide access to appropriate grievance redressal mechanism. इसका मतलब ये है कि बिजनेस को किसी भी
कंपनी के जो परमानेंट वर्कर है या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या इवन कैजुअल लेबर्स भी हैं, उनके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जो राइट है उनके पास, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ कमिंग टू व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. सो बेसिकली अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो सारे एम्प्लॉय या वर्कर मिलके एक यूनियन बना लेते हैं ताकि वो और उनका एक लीडर बना लेते हैं, जैसे यूनियन लीडर बोलते हैं, और वो क्या करता है ऑन बिहाफ ऑफ होल यूनियन और ऑन बिहाफ ऑफ होल एसोसिएशन, वो क्या करता है जाके जो कंपनी के मैनेजमेंट है या लीडरशिप वाले लोग हैं, उनसे जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है. वहां पर वो अपने ग्रीवेंसेस को बता सकता है, एंड देन वो एक मिड पेज पे आते हैं जहां पर कुछ बातें बिजनेस की मानी जाती हैं और कुछ वर्कर्स की मानी जाती हैं. तो वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी एक यूनियन बनाने का एक जो राइट होता है वर्कर्स के पास, बिजनेस को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड देन उन, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय या वर्कर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कैजुअल लेबर ही क्यों ना हो, उसे वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो उसका हक है उसके लिए भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. और ये सारी चीजों को रिस्पेक्ट करने के लिए उनके पास एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए. ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या करता है, ये वो प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू वो जो भी एम्प्लॉयज, वर्कर्स या लेबर्स है वो अपने ग्रीवियंसेस को एड्रेस करवा सकते हैं या अपने ग्रीवियंसेस को बता सकते हैं कंपनी को. Next point is businesses should not use child labor, forced labor or any form of involuntary labor paid or unpaid. यानी कि बिजनेस को चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर या इनवॉलेंट्री लेबर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. हम लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे कभी कभी ढाबों में या बहुत सारी जगहों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, विच इज नॉट अलाउड एज पर गवर्नमेंट लॉ. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर. फोर्स लेबर मतलब कि किसी की मजबूरी का फायदा उठा के या किसी से जबरदस्ती अपने यहाँ काम करवाना इज कॉल्ड फोर्स लेबर. आजकल मॉडर्न स्लेवरी भी होती है. मॉडर्न स्लेवरी में क्या आता है, जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉय से बॉन्ड साइन कराती हैं उनके यहाँ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल काम करने का, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न स्लेवरी. वो भी फोर्स लेबर ही होता है. और या एनी फॉर्म ऑफ इनवॉलेंट्री लेबर, मतलब किसी भी तरीके का इनवॉलेंट्री, मतलब पर्सन अपने मन से जॉब नहीं कर रहा है, उससे कराया जा रहा है, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, चाहे आप उसके पैसे दे रहा हो बिजनेस या ना दे रहा हो, लेकिन उसे ये चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर या इनवॉलेंट्री लेबर को प्रमोट नहीं करना है और उन्हें इंश्योर करना है कि उनके सिस्टम में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए. Next is businesses should put system and process in place to support work life balance of all its employees. यानी कि बिजनेसेस के पास प्रॉपर पॉलिसी, सिस्टम या प्रोसेसेस होनी चाहिए जिससे कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट कर सके. आजकल बहुत कुछ चल रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हाइब्रिड मॉडल कर दिया है, 3 डे वर्किंग, 3 डे वर्क फ्रॉम होम, 3 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस. कुछ लोगों ने 5 डेज वर्किंग के बजाय 4 डेज वर्किंग कर दिया है. ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं टू इंश्योर दैट देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस. बिजनेसेस को ये ऐसे पॉलिसी, सिस्टम या प्रोसेसेस बनाने हैं जिससे वो वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट कर सके. Next is businesses should ensure fairly, timely and transparent payment of statutory wages of its employees, including contract and casual labor without discrimination. यानी कि बिजनेस को ये इंश्योर करना है कि वो अपने सारे एम्प्लॉय, वर्कर एंड कैजुअल लेबर्स की, चाहे वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, उनकी सैलरी को टाइम पे दे रहे हैं, एक फेयर अमाउंट दे रहे हैं. फेयर अमाउंट मतलब मिनिमम वेज के बराबर या ऊपर दे रहे हैं उससे, ताकि वो अपना एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी रख सकें. एंड ट्रांसपेरेंट दे रहे हैं. ट्रांसपेरेंट मतलब सेम औहदे के दो लोगों की सैलरी अलग अलग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन सैलरी ऑल्सो. वो ये इंश्योर करना चाहिए उन्हें कि ये सारे पेमेंट जो है वो टाइम पे होने चाहिए. ओके, सो कम नेक्स्ट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल 3 ओनली. तो हम लोग इसको अभी फटाफट समराइज कर लेते हैं. तो प्रिंसिपल 3 हमारा एम्प्लॉय के वेलबींग की बात कर रहा है. और अभी तक क्या कीवर्ड्स हम लोग को पता चले, एक तो ये कि बिजनेस के पास सिस्टम और प्रोसेस होनी चाहिए वेलबींग को सिक्योर करने के लिए, इंक्लूडिंग उनके वैल्यू चेन. दूसरा, बिजनेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. तीसरा, बिजनेस को राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग का हक देना चाहिए. चौथा, उन्हें चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर या इनवॉलेंट्री लेबर को सपोर्ट नहीं करना है. वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना है, ये पांचवा है. और छठवा की सबकी सैलरी टाइम पे देनी है. ठीक है,
Next is a continuation of Principle 3, which says that businesses should aspire to pay fair living wages to meet basic need and economic security of all employees, including casual and contract labor. ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि बिजनेस को ये इंश्योर करना है कि वो अपने सारे एम्प्लॉय, वर्कर, कैजुअल लेबर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट, नॉन परमानेंट, सबको फेयर लिविंग वेज देना है ताकि उनकी बेसिक जरूरतें और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके. Next is the business should provide a workplace or environment that is safe, hygienic and accessible, and there is no space between the works differently abled and which upholds the dignity of the employees. Businesses should engage and consult with their employees on this provision. इसका मतलब ये है कि बिजनेस को एक ऐसा वर्क प्लेस क्रिएट करना चाहिए दैट इज सेफ. सेफ का मतलब देर इज नो हरासमेंट इन योर वर्क प्लेस. इट कैन बी सेक्सुअल, नॉन सेक्सुअल, किसी का भी हरासमेंट नहीं होना चाहिए, किसी को बुली नहीं करना चाहिए. सेकेंड इज हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब देयर इज अ रनिंग वाटर, देयर इज अ टॉयलेट, देयर इज अ सैनिटेशन, देयर इज अ डस्टबीन्स, जितनी भी नॉर्मल हाइजीनिक चीजें वो होनी चाहिए. एंड थर्ड इज एक्सेसिबल, एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, एक्सेसिबल टू प्रेग्नेंट वीमेन, एक्सेसिबल टू, मतलब उन्हें अपना स्पेस ऐसा बनाना चाहिए विच इज एक्सेसिबल टू अ लॉट मैनी पीपल. डिफरेंटली एबल्ड के लिए हम लोग के पास रैम्प होनी चाहिए, हमारे पास लिफ्ट्स होनी चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट्स होनी चाहिए, हमारा पार्किंग स्पेस उनके हिसाब से होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं डिफरेंटली एबल पीपल के लिए जो कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ वॉलंटियरली लोग कर सकते हैं टू मेक श्योर कि उनका जो वर्क प्लेस है वो एक्सेसिबल टू ऑल काइंड ऑफ पीपल है. ठीक है. और इस चीज की पॉलिसी और प्रोसेसेस को वो अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर वो अपने एम्प्लॉयज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंगेज करते रहे तो. ठीक है. Next is business should ensure continuous upgradation of skill and competence of all employees by providing access to necessary learning opportunities or an equal and non-discriminatory basis. They should promote career development through human resource intervention. Very easy. Business को ये ख्याल रखना है कि वो अपने सारे employees का स्किल का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. मीनिंग अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंटली एबल लोगों को कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है या वुमेन को कम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं और किसी को ज़्यादा है. ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्किल एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल. Then businesses should create systems and practices to ensure a human workplace free from violence and harassment, that is including sexual harassment, a workplace where employee feels safe and secure with adequate provision for grievance redressal. वेरी सिंपल. जैसे अभी बात किया था कि बिजनेस के पास ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए जो कि फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड हरासमेंट है, जहाँ पर कोई भी हरासमेंट का केस नहीं है, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए. और अगर हो रहा है तो उनके पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसके थ्रू लोग कंप्लेन कर सकें अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर उनके साथ वायलेंस हो रहा है या हरासमेंट हो रहा है. ओके, नाउ फटाफट विल गो फॉर कीवर्ड. तो पहला क्या था कि जो मिनिमम वेज देना चाहिए एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को. मिनिमम तो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है, या तो मिनिमम या उससे ज्यादा. फिर वर्क प्लेस जो है वो सेफ, हाइजीन एंड एक्सेसिबल होना चाहिए. देन स्किल अपग्रेडेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. एंड देन वर्क प्लेस जो है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड हरासमेंट. ओके. नाउ कमिंग टू एसडीजी 1, नो पॉवर्टी. SDG 3, no poverty. Of course, if there are equal opportunities, if there are good opportunities, there will be no poverty. Then third is good health and well-being, of course, because this whole principle is talking about good health and well-being. Then fourth is quality education, because we are giving the learning opportunities. Then there is a gender equality, which is SDG 5, because we are giving equal opportunities. We are talking about discrimination or non-discrimination. Then SDG 8 is decent work and economic growth, because we are talking about again equal opportunities, fair living wages. So we are talking about decent work and economic growth. Then 9 is industry, innovation and infrastructure. SDG 11 is sustainable cities and communities, and SDG 16 is peace, justice and strong institution. They all are 9, 11 and 16 are indirectly correlated to it. Okay. कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज प्रिंसिपल 4, जो की बात करता है कि बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर.
मतलब बिजनेस को अपने सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. पहला कोर एलिमेंट है दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट द बिजनेस एक्नॉलेजेस, एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज ट्रांसपेरेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ देयर पॉलिसीज, डिसीजन, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन ऑन ऑल स्टेक होल्डर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट. वेरी सिंपल. जो भी कंपनी का या जो भी बिजनेस का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उन्हें ये मेक श्योर करना है कि उनकी पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, डिजाइन, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, यानी उनके किसी भी तरह की प्रैक्टिस से जो भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं सारे स्टेक होल्डर की तरफ. वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं और वो उन्हें रिपोर्ट भी करते हैं सारी चीजें. ठीक है. Next is business should develop system, processes and mechanism to identify its stakeholder, understand their expectation and concerns, define the purpose and scope of engagement, consult with them in developing policies and processes that impact them, and commit to resolving any differences and redressing grievances in just fair and constructive manner. Very simple. Business के पास कुछ सिस्टम होने चाहिए, कुछ प्रोसेसेस या मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे कि वो अपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर सके. पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेक होल्डर बहुत सारे होते हैं. आई थिंक देयर आर 9 to 10 ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर, इवन मोर देन दैट. ठीक है. अभी उस बिजनेस के लिए जो की स्टेक होल्डर है, यानी कि वो स्टेक होल्डर जो बिजनेस में इम्पैक्ट या तो क्रिएट कर सके या तो बिजनेस का इम्पैक्ट उनके ऊपर हो, ऐसे जो की यानी मेन स्टेक होल्डर होते हैं बिजनेस के पास, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होना चाहिए और फिर उनसे इंगेजमेंट करने का, यानी कि उनसे उनसे मुलाकात करने का, मिलने जुलने का, मीटिंग्स करने का, इन सब का एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम स्टेक होल्डर के कंसर्न्स को और उनके एक्सपेक्टेशन को जान सकें. और जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन या कंसर्न्स को जान जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिसीज और प्रोसेसेस को और अपग्रेड कर सकते हैं ताकि हम उन जो भी हमारे जो भी हमारा बिजनेस का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो उनको जो जो हमारे स्टेक होल्डर है, जो उनको इम्पैक्टफुल है या जो उनको फर्क पड़ रहा है जिन इम्पैक्ट से, हम लोग उनको रिजॉल्व कर सके. तो बेसिकली इन नटेंशल, स्टेक होल्डर के प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए अपने सिस्टम या प्रोसेसेस या मैकेनिज्म को अपग्रेड करना, ये जो है इसके बारे में बात कर रहा है ये कोर एलिमेंट. ठीक है. Next is businesses should enable all stakeholders to benefit fairly from the value generated by the businesses, and any conflict or differences arising from the impact of business operation or the sharing of the value generated by the business should be resolved in just fair and equitable manner. Very simple. कि जो भी बिजनेस से वैल्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस को ये ख्याल रखना है कि वो स्टेक होल्डर को जो वो बेनिफिट दे रहे हैं वो बहुत ही फेयरली दे रहे हैं, बहुत ही इक्विटेबल मैनर में दे रहे हैं, और अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको वो रिजॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. ओके देन प्रिंसिपल 4 फटाफट समरी बना लेते हैं. तो प्रिंसिपल 4 जो है वो इस बारे में बात कर रहा है कि बिजनेस को अपने स्टेक होल्डर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. 3 कोर एलिमेंट है. पहला तो ये है कि बिजनेस का पॉलिसी, बिजनेस का प्रोडक्ट, बिजनेस का सर्विसेज, बिजनेस का ऑपरेशन या कोई भी डिसीजन से अगर किसी स्टेक होल्डर को कोई इम्पैक्ट पहुंचता है तो इसका कम्युनिकेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बिजनेस को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए इस इम्पैक्ट की. ठीक है. सेकेंड इज कि बिजनेस को अपने की स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर उनसे इंगेजमेंट करना चाहिए. इंगेजमेंट एज ए उनसे मिलना जुलना चाहिए, उनसे मीटिंग्स करनी चाहिए. उन मीटिंग्स में उन्हें क्लियरली उनके कंसर्न्स या इश्यूज के बारे में बात करनी चाहिए और वो इशू को एड्रेस करने के लिए उन्हें अपने पॉलिसी या प्रोसेस में थोड़ा अपग्रेडेशन ला सकते हैं ताकि जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व कर सके. ठीक है. थर्ड इज कि बिजनेसेस से जो भी वैल्यू जनरेट हो रहा है वो उन्हें अपने स्टेक होल्डर को फेयरली उनके बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए या उनके बेनिफिट्स देने चाहिए, और अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको फटाफट रिजॉल्व करना चाहिए. और ये सारी चीजें उन्हें बहुत ही फेयरली करनी है. उनके पास एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए अपने स्टेक होल्डर के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए. ठीक है. Now SDGs, first SDG is no poverty, which is SDG 1, then SDG 5 gender equality, SDG 9 industry innovation and infrastructure, SDG 11 sustainable cities and communities, and SDG 16 peace, justice and strong institution. Okay.
Coming to principle 5, which is talking about business should respect and promote human rights. Okay, यानी कि बिजनेस को ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड प्रमोट करना चाहिए. अभी देखते हैं इसके कोर एलिमेंट क्या हैं. फर्स्ट कोर एलिमेंट है दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट द बिजनेस अंडरटेक्स टू मेक्स इट्स एम्प्लॉइज aware of human rights, content of the Constitution of India, relevant national laws and policies, and the International Bill of Human Rights and their application to businesses as outlined in United Nations Guiding Principle for Business and Human Rights. It should further ensure that the responsibility for addressing such impact is assigned to the appropriate level and function within the business. इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उन्हें ये इंश्योर करना है कि उनके जितने भी एम्प्लॉय वर्कर या लेबर या परमानेंट नॉन परमानेंट जो भी हैं उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस है. ठीक है, जो भी नेशनल लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल बिल्स हैं, जो भी उनके हक हैं उस एम्प्लॉय के, उनको उस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. तो इसके लिए मोस्टली गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बहुत सारे बेसिक लर्निंग प्रोग्राम्स या बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए टू मेक श्योर कि उनके एम्प्लॉय को पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं. ओके, next is governance structure should ensure that the business has in place such policies, structure and procedure that demonstrate respect for the human rights for all stakeholders impacted by its business. It includes carrying out human rights due diligence to identify, prevent, mitigate and account for how they address adverse human rights impact. Very simple कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उनके पास पॉलिसीज, स्ट्रक्चर या प्रोसीजर, यानी बिजनेस के पास पॉलिसीज, स्ट्रक्चर या प्रोसीजर होनी चाहिए टू मेक श्योर कि उनके किसी भी स्टेक होल्डर का ह्यूमन राइट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है. ठीक है, और इसके लिए अगर हो सके तो वो ह्यूमन राइट ड्यू डिलिजेंस भी कर सकते हैं. ड्यू डिलिजेंस मतलब प्रॉपर छानबीन करना, प्रॉपर चेकिंग करना, ऑडिट करना, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे किस एरिया में ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं. ठीक है, next is governance structure should ensure that their business where it is causing, contributing or otherwise linked to adverse human rights impact takes corrective actions to address such impact. Very simple, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर उसके बिजनेस से कहीं पर भी या तो लिंकिंग हो रही है या उनसे खुद से कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उन्हें फटाफट करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए उस इम्पैक्ट को एड्रेस करने का. ओके, and next is that businesses should promote the awareness and realization of human right across its value chain also. कि बिजनेस के पास ऐसा पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि वो मेक श्योर करें कि ये अवेयरनेस, ह्यूमन राइट का अवेयरनेस उनके वैल्यू चेन पार्टनर्स में भी प्रमोट हो रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल 5 वाज. अगर टू समराइज, प्रिंसिपल 5 इज टॉकिंग अबाउट कि हमें कैसे ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए. जो इसके की वर्ड्स है, पहला तो ये कि ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस सारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स, परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों के लिए होना चाहिए. सेकेंड इज कि जो भी पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस या स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो ऐसे बनने चाहिए कि कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए बिजनेस में. थर्ड इज कि अगर कोई इन केस अगर या तो किसी भी बिजनेस से ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है या कोई भी इंटरलिंकिंग है ह्यूमन राइट वायलेशन में, तो कंपनी को यानी बिजनेस को तुरंत कोई करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए. एंड फोर्थ इज कि बिजनेस को अपनी वैल्यू चेन में भी ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए या अवेयरनेस फैलानी चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू एसडीजीज. यहाँ पर जो एसडीजी है, पहला एसडीजी 5 विच इज जेंडर इक्वालिटी, SDG 8 decent work and economic growth, and SDG 16 which is peace, justice and strong institution. Okay, now sorry एक रह गया था. तो प्रिंसिपल 5 में ही जो लास्ट है विच इज बिजनेसेस शुड इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हुज ह्यूमन राइट्स आर इम्पैक्टेड बाय देम हैव एक्सेस टू इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. यानी बिजनेस में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसके थ्रू जो भी पर्सन का ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है वो कोई कंप्लेन कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल 6. प्रिंसिपल 6, 7, 8, 9 ये चार प्रिंसिपल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.
अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है वो है कि NGRBC क्या होता है, इसके 9 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उनकी समरी क्या है, और हम लोगों ने प्रिंसिपल 1 से लेके प्रिंसिपल 5 तक को अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल 6, 7, 8, 9 यानी बचे हुए 4 प्रिंसिपल देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि BRSR और NGRBC का क्या कनेक्शन है, एंड BRSR में क्या हो रहा है, बेसिकली BRSR क्या है, BRSR में कैसे वो रिपोर्टिंग हो रही है। दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो NGRBC क्या है, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे अपना करियर बनाने के लिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे वीडियोस फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। लॉट मैनी पीपल हैव मैसेज्ड इन कमेंट सेक्शन आल्सो एंड दे हैव पर्सनली मैसेज्ड मी आल्सो कि मेरे वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरे वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़े। Just give me some time to make the little bit of arrangement for that, but till then